अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े की तहकीकात के लिए अक़वाम मुत्तहिदा का कमीशन बनाने की एक बार फिर पेशकश कर दी है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि या तो 2-3 मुल्क मिलकर तहकीकात कर लें या फिर अक़वाम मुत्तहिदा का कमीशन बना दें। अमरीका, रूस, चीन, तुर्की, ईरान या कोई भी मुल्क इन तहकीकात की इब्तदा करे। उनका यह भी कहना था कि भारत तहकीकात की पेशकश इसलिए कबूल नहीं कर रहा है कि खौफ है कुछ और ना निकल आए। जबकि वजीर आजम के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह का यह कहना था कि पहलगाम वाक़े की जो है वो तहकीकात गैर जानिबदाराना इंक्वायरी के लिए जो है वो इंक्वायरी कमीशन से कराने के लिए तैयार है। भारत मुश्तरका इन्वेस्टिगेशन चाहता है तो वो इसके लिए भी तैयार हैं। साथ ही साथ अमेरिका के नायब सदर जेडी वैंस का यह कहना है कि वाशिंगटन को उम्मीद है कि मकबूजा कश्मीर में हालिया हमले पर भारत का रद्दअमल वसीतर इलाकाई तनाज़े का बायस नहीं बनेगा। उन्होंने यह भी कहा कि हम ये भी उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान जिस हद तक जिम्मेदार है भारत के साथ ताउन करेगा ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि दहशतगर्द जो कभी कभार उनकी सरजमीन से कार्रवाई करते हैं उनका शिकार किया जाए और उनसे निपटा भी जा सके। इससे पहले भी अमेरिका ने भारत और पाकिस्तान पर जोर दिया था कि वो एक दूसरे के साथ मिलकर कशीदगी में कमी लाएं और एक जिम्मेदाराना हल तक पहुंचे। अमरीकी वजीर खारजा ने बुध के रोज भारतीय वजीर खारजा और वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ से फोन पर भी बातचीत की थी। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने आज UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरस से भी अहम मुलाकात की। आसिम इफ्तिखार ने कहा कि भारत न सिर्फ सियासी मकासद के लिए खतरनाक बयानियां अपना रहा है बल्कि इलाकाई इस्तेहकाम को भी दांव पर लगा रहा है। इसके साथ अमेरिका में पाकिस्तान के सफीर रिजवान सईद शेख का भी कहना है कि हम अमन के ख्वाह हैं ताहम इसको हमारी कमजोरी न समझा जाए। अगर 7 लाख फौज की मौजूदगी भी मकबूजा कश्मीर में अमन को यकीनी नहीं बना सकती तो यह भारत के लिए लम्हा फिक्रिया है। 29 अप्रैल को अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरस ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुसालहत की पेशकश की थी। अब यह गैर जानिबदाराना तहकीकात का जो मुतालबा है पाकिस्तान बारहा जो है वो इस हवाले से बात कर चुका है और फिर साथ ही साथ पाकिस्तान ने जो पहलगाम वाक़े के बाद पाकिस्तान और भारत के दरमियान मामलात है इनको जो बड़ी सुपर पावर्स है और दुनिया किस तरह से देख रही है इस पर प्रोग्राम के इस हिस्से में जो है वो बात होगी। मेरे सीनियर सिफारतकार अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर रह चुके हैं, चीन में पाकिस्तान के सफ़ीर रह चुके हैं, पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब भी रह चुके हैं। साबिक सदर आज़ाद कश्मीर सरदार मसूद खान इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से बात करते हैं। सरदार मसूद साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सरदार साहब सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ अमेरिका के हवाले से, आप अभी अमेरिका में पाकिस्तान के सफीर भी थे, आपके ख्याल में अमेरिका इस मामले को किस तरह से देख रहा है? जो अभी तक बयानात जो आए हैं उनमें उनसे क्या लगता है पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो कशीदगी है क्या इसको पहले की तरह ही देखा जा रहा है या इस मर्तबा अमेरिका के हवाले से भी इस मामले में कुछ मुख्तलिफ है? अमेरिका ने बड़ी मुश्किल से यूक्रेन के मसले को हल करने की कोशिश की है, अभी तक वो भी नहीं हल हो सका। लिहाजा अमेरिका ये नहीं चाहता कि जनूबी एशिया में भी एक बहुत बड़ी जंग शुरू हो जाए जिसमें अमेरिका को मुलव्वस होना पड़ेगा। यानी कम से कम हिंदुस्तान की ये तवक्कुआत हैं कि अमेरिका उसमें मुलव्वस होगा और उसका साथ देगा। अमेरिका ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता और उसने इस किस्म के इशारे दिए हैं कि वो पाकिस्तान और अमेरिका, पाकिस्तान और भारत दोनों के साथ उसके ताल्लुकात हैं और उसमें वो एक ख़ास किस्म के तवाज़ुन को बरकरार रखेगा। ये पैगाम दिल्ली में भी पहुंच गया है और मार्को रूबियो जो उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं उन्होंने हिंदुस्तान के वज़ीर ख़ारजा हमारे वज़ीर आज़म से बात की है। तो उसमें पैगाम यही है कि आप अपने हालात को, अपने मामलात को संभालने की कोशिश करें और इसे किसी तरह भी जंग की तरफ ना जाने दें। ये असल में ये पैगाम जो है हिंदुस्तान की तरफ से है क्योंकि जो भी इक़दामात किए थे वो हिंदुस्तान ने एकतरफ़ा तौर पर किए थे। पाकिस्तान का तो इससे इनके साथ कोई ताल्लुक़ ही नहीं था। पाकिस्तान अपनी दिफाई पोजीशन बयान कर रहा है या उसे मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। तो आपका सवाल ये था कि क्या ये जो पुराना तर्ज अमल था मसलन 2016 में या उसके बाद या उससे पहले, तो उससे थोड़ा मुख्तलिफ है जी। और अमेरिका ने इस मरतबा भारत के सिलसिले में मोहतात रवैया इख्तियार किया है।
ठीक है। और मसूद साहब, इसमें जो चीन है, अब क्योंकि कहा यह जा रहा है कि जाहिर बात है एक हम कॉन्फ्लिक्ट जैसी सूरत हाल अमेरिका और चीन के दरमियान भी देख रहे हैं। चीन के सफ़ीर से भी मुलाकात हुई, उनकी स्टेटमेंट भी हमने देखी। चीन को आप किस तरह से देखते हैं? क्या इस मामले में चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा है? चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा है और खड़ा रहेगा, लेकिन चीन भी ये नहीं चाहता कि वो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान जंग छिड़े। मुझे याद है जब मैं 2008 में चीन में सफ़ीर था पाकिस्तान का, तो उस वक्त जो है मुंबई अटैक्स हुए थे, जिसके बाद चीन ने भी सफारतकारी की थी और सालसी की कोशिश की थी। उनके एक बहुत सीनियर सफारतकार जो थे उस वक्त के नायब वज़ीर ख़ारजा, वो दोनों कैपिटल्स में गए थे, इस्लामाबाद में और दिल्ली में, और समझाने बुझाने की कोशिश की थी कि इस मामलात को इस एक हद से आगे नहीं बढ़ना चाहिए। और उसमें उनको कामयाबी भी हुई, अमेरिका को भी उस वक्त कामयाबी हुई थी, कम से कम उस वक्त सूरत हाल को संभालने के सिलसिले में। चीन का इस वक्त भी यही रवैया रहेगा। दूसरा ये है कि इसका हिंदुस्तानी इक़दामात हैं, उसमें एक और जहत ये है कि जो अमेरिका है उसने तजिया किया है, नज़रसानी की है कि चीन के साथ जो उनकी मुखासमत है या जो इख्तलाफात हैं उसमें हिंदुस्तान का किसी तरीके से भी हाथ बटाएगा नहीं, क्योंकि वो उसने वादे वही तो किए हैं, लेकिन वो चीन के साथ भी अपने ताल्लुकात मजबूत करना चाहता है, रूस के साथ भी करना चाहता है। तो अमेरिका में भी ये बात जो है लोगों को समझ में आ गई है। तो इसे आप अमेरिका चीन के तनाजुर में ना देखें, भारत की जो यकतरफा इक़दामात हैं और उसके जो अमेरिका के ऊपर असरात हो सकते हैं उस तनाजुर में देखें। तो मैं ये कहूँगा कि चीन जो है उसको भारत एक और सिग्नल दे रहा है। अगर वो आबी जारियत करता है अपर राइपेरियन के तौर पर, हालांकि वो जो इलाका है जिससे ये पानी आ रहे हैं वो मकबूजा है और वो मुतनाज़े है, लेकिन इसके मंबे, पानी के सारे मंबे जो हैं वो चीन से आते हैं, सतलज का हो, ब्रह्मपुत्र का हो। तो चीन भी जो है आबी जारियत कर सकता है और वो इस किस्म के इंतहा पसंदाना इक़दामात कर सकता है। वैसे ही जो चीन ने वहाँ ब्रह्मपुत्र के ऊपर जो है, जो चीन की अपनी टेरिटरी में दुनिया का सबसे बड़ा डैम बना रहा है। तो इसलिए ये जिसे हम कहेंगे कि अंग्रेज़ी में कि ये दिस इज़ अ वेरी बैड प्रेसिडेंट, जिसमें आप पूरी आबादियों के करोड़ों की आबादियों को, एक कौम की आबादी को पानी से महरूम करने की धमकी दे। ठीक है, राइट। मैं इसमें ज़रा जो इंडस वाटर ट्रीटी है उस हवाले से आपसे मजीद भी जानना चाहूँगा, लेकिन पहले एक और सवाल ये दुनिया के हवाले से, और वो इस मामले को जिस तरह से देख रही है। पाकिस्तान के हवाले से बहुत सारे स्टीरियोटाइप्स रहे 2019 से पहले, जब पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक तनाव का जो है वो माहौल रहा, तो हमने देखा कि एक रवायती सा बयानिया पाकिस्तान के हवाले से जो है वो एग्जिस्ट करता है और दुनिया उस पर बिलीव भी करती है। इस मरतबा जो कवरेज हुई है, जिस तरह से इस मामले को मीडिया में और वर्ल्ड कैपिटल्स में देखा जा रहा है, क्या आपको पहले से कोई मुख्तलिफ सूरत हाल लग रही है? इस वक्त मैंने जो मगरबी तजिए देखे हैं, वो बरतानिया के हों, यूरोप के हों या अमेरिका के, तो उसमें पाकिस्तान के बारे में मुतवाज़न लहजा इख्तियार किया गया है और बाज़ जगहों पे मस्बत लहजा भी इख्तियार किया गया है, जिसका मतलब ये है कि वो जो स्टेरियोटाइपिंग थी उसको इस मरतबा नहीं दोहराया गया। हिंदुस्तान के बयानिए के ऊपर शक व शुबे का इजहार किया गया है, क्योंकि उन्होंने बहुत जल्द, मैंने कल कहीं टेलीविज़न में इंटरव्यू देते हुए कहा था कि उनके पास एक किताब है जिस किताब में जब भी दहशतगर्दी का कोई वाक़या होता है तो पहला काम वो ये करते हैं, टेलीविज़न के ज़रिए सरकारी और गैर सरकारी ज़राए से पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम धर देते हैं। और इस मरतबा भी उन्होंने यही किया, यानी वो ये हमारे जो तर्जमान हैं फ़ौज के और जो दफ्तर ख़ारजा के, उन्होंने साबित करके दिखाया है कि विदिन मिनट्स उन्होंने FIR जो है लिखवा दी थी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और उसके बाद मीडिया को अनलीश कर दिया पाकिस्तान के ख़िलाफ़। तो इस वजह से इस मरतबा हमसे ज़्यादा दुनिया ने इसके बारे में शुकूक शुबहात का इजहार किया है। और फिर यह है कि पाकिस्तान को मोरद इल्ज़ाम नहीं ठहराया, कि वाज़े तौर पर पाकिस्तान को मोरद इल्ज़ाम नहीं ठहराया। इस वक्त अगर इस खित्ते में और दुनिया में अगर देखें तो इस वक्त दहशतगर्दी का बदतरीन विक्टिम पाकिस्तान है।
यानी जो, और उसमें ये भी लोगों को पता है, देखिए लोगों की इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, वो अमेरिका की हो, बरतानिया की हो, या हमारे इलाकाई इंटेलिजेंस एजेंसीज को खलीजी रियासतें हैं, या उसके अलावा ईरान है, उन सबको पता है कि दहशतगर्दी पाकिस्तान में हो रही है, बलूचिस्तान में हो रही है, सिपेक के ख़िलाफ़ हो रही है, उसके पीछे हिंदुस्तान का हाथ है और उनका पूरे का पूरा एक एपरेटस मौजूद है। तो यहाँ ये है कि वो खुद जो मुजरिम जो है, वो जो विक्टिम है, उसके ऊपर ये इल्ज़ामात भरने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, अब इसमें सरदार साहब, इसमें जो इंडस वाटर ट्रीटी का मामला है, अब वर्ल्ड बैंक तो इसमें गारंटर है, लेकिन ज़ाहिर बात है ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी है और कहीं ना कहीं इंटरनेशनल लॉ से भी जुड़ा है, जो अपर राइपेरियन स्टेट्स और लोअर राइपेरियन स्टेट्स के दरमियान है। आपके ख्याल में ये जो भारतीय इक़दाम है, इसको जो इंटरनेशनल बॉडीज़ हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, जो ऐसे लॉ को देखते हैं, ऐसे माहिदों को गवर्न करते हैं, वो इस सारे मामले को किस तरह से देख रहे होंगे? जी, मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो है वर्ल्ड बैंक का रोल है और वर्ल्ड बैंक को अपना रोल अदा करना चाहिए, क्योंकि जो हिंदुस्तान का इक़दाम है वो गैर कानूनी है। मैंने इसका गहरा मुतालिया किया है, वैसे भी मैं मुख्तलिफ़ हैसियतों में इंडस वाटर ट्रीटी को देखता रहा हूँ। तो उसने इसके जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसके आर्टिकल 12 की वाज़ेह खिलाफ वर्जी की है। वैसे भी दूसरे दुनिया में एक जो है लॉ ऑफ ट्रीटीज़ होता है, जिसे अक़वाम मुत्तहिदा तस्लीम करता है, तमाम अक़वाम तस्लीम करते हैं, उसके मुताबिक भी ये एक बहुत वाज़ेह खिलाफ वर्जी हुई है, जहरियत के ज़ुमरे में आती है, इसीलिए पाकिस्तान ने बजा तौर पर इसे एक्ट ऑफ वॉर कहा है। लेकिन और दूसरे ये जो है, ये सब लोगों को इस बारे में बिल्कुल साफ़ होना चाहिए, उनके जहन साफ़ होने चाहिए कि भारत ये पानी नहीं रोक सकता। पानी की इतनी मकदार है इंडस रिवर की, यानी वो धमकियाँ देता रहा है बरसों से कि वो इनका रुख मोड़ देगा या एक्वीफायर्स बना देगा या इसी तरीके से नए डैम बनाएगा। जितनी कोशिश कर ले, जो दरिया सिंध है और जो सिंध बेसन का पूरा वाटर बनता है, जो उसके ट्रिब्यूटरीज हैं, वो उनको रोक नहीं सकता। लेकिन उसने अपनी बददियानती का तो मुजाहरा कर दिया और इस वजह से हमें कोशिश करनी चाहिए, मतलब बैनुल अक़वामी बरादरी को कोशिश करनी चाहिए कि को मुसालहत को, गुफ्तगू को, पस पर्दा हिंदुस्तान को समझाएं कि इस तरीके से एक तरफ़ा आबी जहरियत को ख़त्म करे। यानी क्योंकि इस आबी जहरियत के अगर वो फ़र्ज़ कीजिए इस किस्म के जो धमकियाँ दे रहे हैं, इक़दामात करें भी, तो उनको इसके लिए 15 से 20 साल चाहिए जिस किस्म के वो मंसूबे बना रहे हैं। लेकिन वो मंसूबे भी नाकाबिले अमल हैं। ये पानी बहते रहेंगे और ये पाकिस्तान के पानी है, इनको कोई इनकार नहीं कर सकता। और अगर हिंदुस्तान ने इस तरीके से हमारे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, मैं इसे कहूँगा क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है पाकिस्तान, जिसमें आपका ज़राअत है, जिसमें आपकी आबादियाँ हैं, जिसमें और बहुत से, अगर उनको इस तरीके से निशाना बनाने की कोशिश की तो वाकई पाकिस्तान से एक बहुत बड़े रिटेलिएटरी रिस्पॉन्स की तवक्को रखें। ठीक है, और लास्टली, क्योंकि आप सदर रह चुके हैं आज़ाद कश्मीर के साथ जिस तरह से जो भारत वहाँ पर कर रहा है, एक तो जो ऑक्युपाइड कश्मीर है वहाँ पर 2000 उसके बाद 370 के मामले के बाद जो है वो जो भी हालात रहे, उसकी इंटरनेशनल मीडिया में भी काफ़ी बात होती रही और ये जो LOC है वहाँ पर भी इंडियन एग्रेशन जो है वो नज़र आती रहती है। पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात भी इससे जुड़े हैं। आपके ख्याल में क्या दुनिया का इंटरेस्ट अभी भी है कि कश्मीर का मसला हल होना चाहिए या इसका कुछ किया जाना चाहिए? देखिए, कश्मीर एक मरतबा फिर दुनिया के नक्शे पर उभरा है मुतनाज़ इलाक़े के तौर पर, और हिंदुस्तान तो समझता है कि उसने 2019 में जो इक़दामात किए थे उससे कश्मीर का या मकबूजा कश्मीर का हिंदुस्तान की रियासत के साथ इदगाम हो गया है। ऐसा नहीं हुआ, बल्कि उसके बरक्स जो है ख़ुद उन्होंने साबित किया, जो उन्होंने इक़दामात किए हैं ये पहलगाम अटैक के बाद, कि उनका और कश्मीरियों में कोई कदर मुश्तरक नहीं है, कोई राब्ता रिश्ता नहीं है, क्योंकि उन्होंने उसके फ़ौरन बाद कश्मीरियों को मारना शुरू कर दिया, उनको गिरफ़्तार करना शुरू कर दिया, उनके इमलाक को तबाह करना शुरू कर दिया। कश्मीरी तलबा और तालिबात जो है पूरे हिंदुस्तान में छुप छुपा कर ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, क्योंकि उनको निशाना बनाया जा रहा है। हिंदू इंतहा पसंद जो है वो उनको निशाना बना रहे हैं।
तो मैं ये कह रहा हूँ कि आपका सवाल ज़रा मुख्तलिफ था कि क्या इसका कोई हल हो सकता है। जब तक ये मसला, जब तक हिंदुस्तान का जुल्म जारी है, जब तक हिंदुस्तान का काबिज़ाना तसल्लुत कायम है कश्मीर के ऊपर, तब तक ये मसला बैनुल अक़वामी ऐवानों में गूंजता रहेगा और ये इंसाफ की दस्तक देता रहेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। सरदार मसूद खान हमारे साथ मौजूद थे, साबिक सदर आज़ाद कश्मीर और सीनियर सिफारतकार, बात कर रहे थे पाकिस्तान और भारत के दरमियान इस वक्त जो मामलात हैं उसके ऊपर और दुनिया इस मामले को किस तरह से देख रही है। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल कर रहे हैं, वापस आ रहे हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की जेर सदारत खुसूसी कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई और इस कॉन्फ्रेंस में भारत के जारहाना रवैये और मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम पर तशवीश का इजहार किया गया। फोरम ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत बरकरार रखने के गैर मुतज़लज़िल अज़्म का भी अदा किया और कहा कि जंग मुसल्लत करने की किसी भी कोशिश का फैसला कुन जो है वो जवाब दिया जाएगा। ISPR के मुताबिक फोरम ने कहा कि भारतीय फौज की गैर इंसानी और बिला इश्तियाल कार्रवाइयों का मौसर और मुनासिब जवाब दिया जाएगा। फोरम ने इंतहाई तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि इसी तनाजुर में भारत पहलगाम वाक़े की आड़ में सिंतास माहदे को नुकसान पहुंचाकर पाकिस्तान के कानूनी और बुनियादी आबी हकूक को गस्ब करने के दर पर है। दूसरी तरफ पाकिस्तान और भारत की जो सूरत हाल है उस हवाले से जो है वो सरहद पर तनाव बदस्तूर बरकरार है। पाकिस्तान की फौज की जंगी मशकें पूरे जोरों शोर से भी जारी हैं और जंगी हिकमत अमली के पेश नज़र इन मशकों में जदीद हथियारों का अमली मुजाहरा भी किया गया। जंगी मशकों का मकसद दुश्मन की किसी भी जारहियत का जो है वो बर वक्त और भरपूर और मुंह तोड़ जवाब देना है। 29 और 30 अप्रैल के दरमियान जो है वो रात के वक्त भारतीय फौज ने LOC पर सीज फायर की भी खिलाफ वर्जी की थी और इस दौरान भारत की जानिब से LOC के क्यानी और मंडल सेक्टर में बिला इश्तियाल फायरिंग भी की गई। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक इस फायरिंग का भी जो है वो भरपूर और मौसर जवाब दिया गया। भारत ने पाकिस्तानी सरहद से मुत्तसिल देहात जो है वो भी खाली करवा दिए हैं और गुज़िश्ता दिनों भारतीय बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने ऐलानात करवाकर सरहदी इलाकों के किसानों को 48 घंटों में फसलों की कटाई मुकम्मल करने और खेत खाली करने का हुक्म दिया था। अब दूसरी तरफ भारत में जो हालात हैं वहां पर भी जो है वो सब अच्छा नजर नहीं आ रहा। एक तो इस मामले पर पहलगाम का जो वाकया है भारत के अंदर से ही सवालात जो है वो उठाए जा रहे हैं। फिर मीडिया रिपोर्ट्स आई कि इस हवाले से रॉ की खुफिया दस्तावेजात जो है वो लीक हो गई है, जिसके बाद भारत की डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी DIA के डायरेक्टर जनरल को उनके उहदे से जो है वो हटा दिया गया और इन दस्तावेजात में मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पता चला कि जो है वो झूठे ऑपरेशन में फौजी और उनके जो सिक्योरिटी इदारे हैं उनका किरदार सामने आया है और ये जो लीक फाइल थी वहां एक जनरल की जाती हिफाजत पे दी गई थी। इससे पहले जो है वो फौज के अंदर और भी तब्दीलियों की तलात आई थी। एक तो भारतीय फौज के नजन कमांड के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल MVS कुमार को जो है वो उनके ओहदे से फारिग कर दिया गया था। गुज़िश्ता रोज वज़ीर दिफा ने यह कहा था कि पाक भारत तसादुम का इम्कान कम है मगर भारत में इस वक्त बहुत ज्यादा बौखलाहट है। फिर साथ ही साथ गुज़िश्ता दिनों भारतीय एयरफोर्स के 4 राफेल तैयारों ने मकबूजा कश्मीर में पेट्रोलिंग की थी और पाक फिजाई के तैयारों ने इन जंगी तैयारों की फौरी तौर पर निशानदेही की थी और इन तैयारों की मौजूदगी देखकर भारतीय तैयारे वहां से जो है वो वापस चले गए थे और इस बरवक्त कार्रवाई के बाद पता चला कि भारतीय फिजाई के वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर मार्शल SP धारकर को जो है वो ओहदे से हटा दिया गया है, जो कि मकबूजा कश्मीर में राफेल तैयारों की जारहाना परवाजों के निगरान थे। साल 2019 में भी पाक फजाइया ने मुल्क की फजाई हदूद की खिलाफवर्जी करने वाले भारतीय तैयारों को मार गिराया था और पायलट जो है वो अभिनंदन उसको भी गिरफ्तार किया था। रवा हफ्ते मंगल को पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज ने LOC पर 2 भारतीय जासूस क्वाड कॉप्टर्स को भी कामयाबी से मार गिराया था। अब ये जो मामलात हैं जिसमें पाकिस्तान और भारत के दरमियान ये बॉर्डर के ऊपर हम ये बिल्डअप जो है वो देख रहे हैं, ये किस तरफ जो है वो जा सकता है, इस पर बात करने के लिए एयर खालिद चिश्ती इस वक्त रिटायर्ड हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया खालिद साहब आपके वक्त का। खालिद साहब, सबसे पहले तो ये जो बॉर्डर के ऊपर आप बिल्डअप देख रहे हैं उस पर जरा मैं बाद में आता हूं, लेकिन जो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का आज का एलामिया है
इसको आप किस तरह से देखते हैं? और पाकिस्तान की तरफ से जो तैयारियां हैं इस वक्त, ऐसा लगता है कि भारत जो है वो उन्हें ये रंग दे रहा है कि पाकिस्तान शायद कोई जंग जो है वो मुसल्लत करना चाहता है, जो उनके मीडिया में बात की जा रही है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? जी रहमान साहब, थैंक यू वेरी मच मुझे इनवाइट करने का। ये बहुत अच्छा सवाल किया है कि भारत की तैयारियां वर्सेस द कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस। बेसिकली कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में यही कहा गया है कि हमने अपना एक रिजॉल्व, एक डिटर्मिनेशन दोबारा की है, क्योंकि दुश्मन को जंग शुरू करने से पहले आपकी कन्विक्शन ही एक रोक सकती है कि आप कितने रेजोल्यूट और कितने डिटर्मिन्ड तरीके से दुश्मन को ये समझाना चाहते हैं कि हम आपके साथ कन्फ्रंटेशन के लिए तैयार हैं अगर आपने किसी तरह ऑफेंसिव किया। तो ये बेसिकली एक मैसेज था कि एक प्राइस टैग है जो आपको देना पड़ेगा अगर आप इस ऑप्शन को लेंगे। ये तो डिटर करने की थी। जहां तक तैयारियों की बात कर रहे हैं और मैं पाक फिजाइया के पॉइंट ऑफ व्यू से कहता हूं, तो मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि मैं पिछले 5-6 साल से डॉक्यूमेंट्रीज बनाता हूं पाक फिजाइया के ऊपर। मैं अपने नाम के साथ एक चैनल चलाता हूं। मैं रिसेंटली कुछ चंद हफ्ते पहले पाक फिजाइया का एक बहुत फ्रंटलाइन एयर बेस है जहां मैं इन्हीं पायलट्स को मिलकर आया हूं, जहां मोस्ट मॉडर्न जहाज J-10C और JF-17 थंडर ब्लॉक 3 के पायलट से मैंने पूरा दिन गुजारा। और मुझे बताते हुए खुशी होती है, मैं अपनी साइड की तैयारी की आपको बता सकता हूं कि बहुत तैयार। उस वक्त तो ये एस्केलेशन नहीं हुई थी, लेकिन जब मैंने उनसे पूछा कि अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट कभी हुआ तो दे वर मोर देन डिटरमिन्ड हमारे पायलट्स। तो हमारी तैयारी बहुत मुकम्मल है और हमारी जो एडवांटेज है वो बहुत सारी फील्ड्स में है। जब आप सवाल करेंगे उस तरह का तो मैं जवाब दूंगा। अच्छा, ठीक है। लेकिन ऐसा लगता है कि भारत जो कन्वेंशनल वॉरफेयर है उसमें अपनी एयरफोर्स और खास तौर पर जो राफेल तैयारे हैं उन पर बहुत ज्यादा रिलाय कर रहा है। उनके मीडिया में भी हमने यही देखा, जो है वो राफेल तैयारों को जो है वो बढ़ा चढ़ा कर जो है वो पेश किया जाता है और कहा यह जाता है कि जैसे पाकिस्तान के पास इनका कोई तोड़ नहीं है। इसको आप किस तरह से देखते हैं? अगर दोनों तरफ की जो हम एयरफोर्स की स्ट्रेंथ है उनका अगर मुवाजना करें। यह भी अच्छा सवाल है आपका। ये जब राफेल ऑर्डर किए गए थे 2019 के वाकये के फौरन बाद, जिसमें इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि जी अगर हमारे पास राफेल होते तो अभिनंदन वाला वाकया ना होता। उस वक्त जरूर ये बात सच थी कि हमारे पास अगर ये राफेल उसी वक्त हिंदुस्तान के पास आ जाते तो हमारे पास उस वक्त तोड़ नहीं था। लेकिन इससे पहले कि वो पहुंचते, पाक फिजाइया की लीडरशिप और क्यादत ने, क्योंकि हमेशा टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज रखने की एक एफर्ट नहीं किया, एक रिजॉल्व शो किया, तो हमने भी पाक फिजाइया की प्रेजेंट लीडरशिप ने 2021 में J-10C जहाजों का ऑर्डर किया और 2022 में मार्च में ये पूरे जहाज हमारे पाकिस्तान में आ गए। और सिर्फ जहाज नहीं आए, ये PL-15 मिसाइल के साथ लिए गए थे, जिनकी बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल, जिसकी रेंज है वो राफेल से 50 किलोमीटर ज्यादा है। जब राफेल लिए गए थे तो हिंदुस्तान का ख्याल ये था कि 150 किलोमीटर की जो बियॉन्ड विजुअल रेंज है, जो कि जिसका मतलब ये होता है कि एक पायलट 150 किलोमीटर से दूसरे दुश्मन के जहाज को देखेगा और मिसाइल फायर करेगा बगैर आंखों से देखे हुए, रेडार के। तो हमने जब ये ले लिया तो राफेल की जो रेंज थी वो 150 किलोमीटर थी और जो J-10C हमने लिया उसकी रेंज 200 किलोमीटर प्लस है। तो इधर तो काउंटर हो गया सारा का सारा, उनका नैरेटिव और ये एडवांटेज थी। तो हमने यहां खत्म नहीं किया, हमने कंटिन्यू रखा। JF-17 थंडर ब्लॉक 3 जो अपग्रेडेड JF-17 है, वो ब्लॉक 3 को हमने आईसा रेडार जो इस जहाज में भी लगा हुआ था J-10 से, उससे अपग्रेड किया और वही PL-15 हमने JF-17 थंडर ब्लॉक 3 पर भी इंस्टॉल कर दिए। इसका मतलब यह है कि हमारे 2 जहाज इस वक्त ऐसे हैं, जो 2 फ्लीट हैं, 2 टाइप्स हैं, JF-17 थंडर और बेसिकली J-10C, जिनके ऊपर ये मिसाइल लगे हुए हैं। और ये बहुत पोटेंट और बड़ा खतरनाक मिसाइल है, इसमें कोई शक नहीं है। इसमें हमें एडवांटेज है इस वक्त राफेल का, इसलिए इंडियन परेशान है। अच्छा, और ये गुज़िश्ता दिनों ये जो वाकया रिपोर्ट हुआ था कि 4 राफेल तैयारों ने इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर के ऊपर पेट्रोलिंग की थी, जिसके बाद पाकिस्तान की जो एयरफोर्स है उसने भी उनको आइडेंटिफाई किया और वो वहां पर पहुंचे। इस वाकये को आप किस तरह से देखते हैं? ये जो इस तरह की पेट्रोलिंग आमतौर पर अगर कोई करता है तो उसके पीछे क्या मकसद क्या हो सकता है? देखिए, एक तो मैं थोड़ी सी आपके नाजरीन की कंफर्ट के लिए और थोड़ी सी अपनी तरफ से क्लैरिटी ये पेश करूं कि आमतौर पर मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि जो ही वो राफेल जहाज बॉर्डर के करीब आए, पाक फिजाइया ने डिटेक्ट किया या निशानदही की, ये लफ्ज यूज हो रहा है। लेट मी मेक इट क्लियर कि निशानदही नहीं होती, हम उनको ट्रैक कर रहे होते हैं और कर रहे हैं ऑल द टाइम। जो पाकिस्तान के बॉर्डर के नजदीक उनके ऑल अक्रॉस समंदर से लेकर पहाड़ों तक जितने जहाज उनके उड़ते हैं, वो पाक फिजाइया के रेडार कंट्रोलर्स और जो फाइटर पायलट्स हवा में उड़ रहे होते हैं उनकी नजर में होते हैं। सिर्फ ये है कि हम रिएक्ट उस वक्त करते हैं जब हमें थ्रेट का कोई पोस्टर बनाते हैं। उसके जो आपने पूछा कि उसके मकसद, तो मैं डिस्पेल करना चाहता हूं इंप्रेशन कि हम कोई आइडेंटिफाई नहीं करते या हमें अचानक नजर पड़ती है तो हमें नहीं पता लगता। करीब बात है, हमें
ट्रैक कर रहे होते हैं, जो जहाज चाहे वो 20 किलोमीटर 25-40 उड़ रहे हैं, हमने हर एक पे नजर रखी हुई है कि कौन किधर जा रहा है, कितना करीब बॉर्डर के आ रहा है। जब वो एक थ्रेटनिंग पोस्चर की तरफ आएगा तो हम अपने फाइटर्स को उसकी तरफ भेज देते हैं। एक बात तो ये। दूसरा, आपने ये पूछा कि उसका मकसद क्या होता है। उसका मकसद यही होता है जो मैं अर्ज कर रहा हूं, वो टेस्ट करना होता है कि आया एयर डिफेंस सेंसर्स इस एरिया में कितने अलर्ट हैं अगर हम कोई वेंचर मिस एडवेंचर करें, और अगर इनके फाइटर जहाज हवा में मौजूद भी हैं, और अगर वो कितनी प्रॉम्प्टली रिएक्ट करते हैं। हमने पूरे पाकिस्तान में इस वक्त भी दिन और रात 24 घंटे जब से ये रेड अलर्ट पे पाक फिजाइया है, वो अक्रॉस द नेशन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ अपने डिप्लॉय की हुई है सारे के सारे एसेट, और इसी वजह से किए हुए हैं कि किसी भी मिस एडवेंचर को टाइमली एड्रेस किया जा सके। ठीक है, राइट, बहुत शुक्रिया। एयर कॉमोडोर खालिद जो है वो हमारे साथ जो है वो मौजूद थे और बात कर रहे थे ये जो बॉर्डर बिल्डअप है और दोनों तरफ की जो फिजाइया है पाकिस्तान और भारत की, उसका किस तरह से मवाजना किया जाता है। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करें, वापस आ रहे हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सिंतास मुआहदे की मुअत्तली पर पाकिस्तान की जानिब से एक अहम पेशरफ सामने आई है और पाकिस्तान ने भारत की जानिब से इस मुआहदे की सस्पेंशन पर बाकायदा सिफारती जराए से नोटिस देने का फैसला कर लिया है। इंडस वाटर कमीशन के जराए के मुताबिक सिंतास मुआहदे की मुअत्तली पर कानूनी और आईनी मुशावरत के बाद वजारत खारजा, वजारत आबी वसाइल और वजारत कानून ने जो अपना इब्तदाई होमवर्क है वो मुकम्मल कर लिया है और नोटिस में मुआहदे की मुअत्तली की ठोस वजूहात जो है वो तलब की जाएंगी। सिंतास मुआहदे की मुअत्तली के खिलाफ आलमी फोरम्स पर भी भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड करवाने पर गौर किया जा रहा है और इसको मौसर अंदाज में जो भारत की आबी जारियत है इसको दुनिया के सामने लाया जाएगा। पाकिस्तान सिंतास मुआहदे पर कानूनी सबकत रखता है और साथ ही साथ ये भी जो है वो उम्मीद है कि इस हवाले से दुनिया को जो है वो आगाह किया जाएगा कि किस तरह ये भारतीय इक़दामात एक खित्ते के लिए एक ऐसा प्रेसिडेंट जो है वो सेट कर रहे हैं जो कि कानूनी तौर पर जो है वो दुरुस्त नहीं। अब ये जो मामला है इस पर पाकिस्तान की कानूनी पोजीशन जो है वो क्या है और किस तरह से ये मामला जो इंटरनेशनल लॉ है खास तौर पर उस तनाजुर में ये कितना सिग्निफिकेंट होगा अगर इस तरह की कोई सस्पेंशन होती है और उसके खिलाफ पाकिस्तान के पास लीगल ऑप्शंस जो हैं वो जो मैसर हैं। जमाल अजीज साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, सीनियर हैं और बैनुल अक़वामी क़वानीन के माहिर हैं, उनसे इस हवाले से बात करते हैं। जमाल अजीज साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जमाल अजीज साहब सबसे पहले तो ये बताइएगा ये जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान इस वक्त इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर सिचुएशन है, आपको लगता है कि ये कब कानूनी जंग शुरू होने जा रही है पाकिस्तान और भारत के दरमियान या फिर इसका कुछ और हल भी निकल सकता है? बिल्कुल जी, इस तरह जो इंडिया ने जो एक्शन लिए हैं ये बिल्कुल एक अनप्रेसिडेंटेड एक्शन है और ये जो उन्होंने सस्पेंशन की है ऑफ द ट्रीटी ये बिल्कुल इसकी कोई लीगल बेसिस है ही नहीं, ना इंडस वाटर ट्रीटी के अपने टेक्स्ट में और ना जो इन्होंने जस्टिफिकेशन अपनाई है वो ना इंटरनेशनल लॉ ऑफ ट्रीटीज के नीचे भी ये बिल्कुल जस्टिफाइड नहीं है। और जो रीजनिंग उन्होंने दी है वो इतनी कॉन्वोल्यूटेड है और मिस कैरेक्टराइज करती है ट्रीटी ऑब्लिगेशंस को और कन्फ्लेट करना चाहती है टेररिज्म के साथ। तो इंडिया के इससे ये पता चलता है कि ये मैलिफाइड इंटेंशंस है और जब मैलिफाइड इंटेंशंस होते हैं तो फिर लीगल बैटल्स बिकम इमिनेंट। हाउ दोस प्ले आउट मेबी वी कैन डिस्कस इन द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, लेकिन ये जो लीगल प्रेसिडेंट है अगर बैनुल अक़वामी क़वानीन के तनाजुर में या उस कॉन्टेक्स्ट में आप इसको किस तरह से देखते हैं कि अगर कोई अपर राइपेरियन स्टेट वाला कोई मुल्क हो और वो कहे कि हम पानी अपनी मर्जी से इस्तेमाल करेंगे, ये कितना गैर मामूली है अगर हम इंटरनेशनल लॉज को देखें और जो पानी की इस तकसीम को या डिस्ट्रीब्यूशन को जिस तरह से गवर्न किया जाता है? देखिए जी, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और ये थोड़े मल्टीपल एंगल से देखना पड़ेगा। एक तो बात ये है कि इंडिया की जो स्टेट प्रैक्टिस है खासकर पिछले 10 सालों से जब से बीजेपी गवर्नमेंट इन पावर है वो एक हाईली इररिस्पॉन्सिबल और इरेटिक स्टेट प्रैक्टिस शो कर रही है, नॉट जस्ट इन वाटर बट इन मल्टीपल डिफरेंट एरियाज और में पूरे रीजन में और आजकल ग्लोबली वो इसके एक्शंस बड़े इरेटिक हैं। तो अगर आप देखिए बिल्कुल आप बात सही कर रहे हैं कि ये अपर राइपेरियन स्टेट्स के ऊपर बड़े ऑब्लिगेशंस हैं। इंडस वाटर ट्रीटी के अलावा इंटरनेशनल वाटर लॉ जो है उसके कस्टमरी प्रिंसिपल्स हैं, कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ प्रिंसिपल्स हैं जो सबके ऊपर बाइंडिंग है, जो वो ये कहते हैं कि अपर राइपेरियंस की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो नो हार्म
यूज करे कि वट एवर यूज ऑफ देयर वाटर इज इन अ वे कि लोअर राइपेरियन को हार्म ना पहुंचाए, राइट। और इस तरह के और भी कई और ऑब्लिगेशंस हैं कोऑपरेशन के रिलेटेड। तो अगर आप रिवर को शेयर, यू हैव टू शेयर डाटा कोऑपरेशन। तो इंडिया जो है इस चीजों में अपने आप को, और इंडस वाटर ट्रीटी बाय इटसेल्फ अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा रोबस्ट ट्रीटीज इन द वर्ल्ड में उसकी हैसियत है। मॉडल ट्रीटी है, कंप्लीटली बाइंडिंग है, पिछले 60 सालों से इफेक्टिवली काम होती जाती है। इट इज वेल, अगर आप इंटरनेशनल लॉ के राइटिंग्स देखें, इंटरनेशनल वाटर लॉ के, तो इंडस वाटर ट्रीटी एक मॉडल ट्रीटी के तौर पर देखा जाता है, एक वाटर समथिंग व्हिच हैज स्टूड द टेस्ट ऑफ टाइम टू एक्सट्रीम राइवल्स। तो अगर इस तरह की मेजर ट्रीटी को इंडिया यूनिलैटरली विदाउट एनी बेसिस कर रहा है, तो ये आप देखें कि दे आर नॉट रियली कंसर्न्ड राइट नाउ। वो ये अपने आप को समझते हैं कि ये इंटरनेशनल लॉ से बाउंड ही नहीं। ठीक है, और वो इदारे जो आलमी कवानीन को देखते हैं, उनकी पासदारी को देखते हैं, और इस इंडस वाटर ट्रीटी के कॉन्टेक्स्ट में ख़ास तौर पर मैं वर्ल्ड बैंक का जिक्र करूंगा, वो इस वायलेशन को, या अगर इंडिया की तरफ से ये आलमी कवानीन की जो वायलेशन हो रही है, वो इसको किस तरह से देखेंगे, या ये कितना सिग्निफिकेंट हो सकता है? देखिए, मल्टीपल टीयर्स हैं, और मेन चीज तो यह है कि सबसे पहले तो जिस इंडस वाटर ट्रीटी का अपना मैकेनिज्म है। पाकिस्तान का इस वक्त लीगल पोजीशन ये है कि पाकिस्तान रिगार्ड नहीं करता कि ट्रीटी सस्पेंडेड है। पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू में ट्रीटी फुली इन इफेक्ट है, और पाकिस्तान अपने हद तक ये ट्रीटी के साथ कंप्लाई करता जाएगा एज इट स्टेट प्रैक्टिस। सबसे पहले ये नोटिस इंडिया को जिन्होंने आज, इफ दिस इज ट्रू, तो ये प्रोसीजर ट्रीटी के नीचे ही है कि आपने पहले इंडस वाटर कमिश्नर ऑफ इंडिया को नोटिफाई करना है कि ये आपने डिस्प्यूट में आप आगे हैं, राइट। और उसके नीचे फिर वर्ल्ड बैंक को, उसके बाद अगर रिस्पॉन्स ना हुआ तो हम वर्ल्ड बैंक को अप्रोच करेंगे कि कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन एस्टैब्लिश किया जाए, बिकॉज इंडिया ने एक मटीरियल ब्रीच कर लिया, मटीरियल ब्रीच हो गई है, दिस इज नाउ। अच्छा, उस प्रोसीजर में इंडिया अगर पार्टिसिपेट ना भी करे तो IWT का मैकेनिज्म इस तरह है कि एक्स पार्टी प्रोसीडिंग्स हो सकती है, मीनिंग कि इंडिया की पार्टिसिपेशन की जरूरत ही नहीं होगी, राइट। ये एक तो मेन चीज हो। एक तो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का प्रोसेस चलेगा, उसका अगर अवार्ड आ गया कि ट्रीटी रिमेन्स इन इफेक्ट और ये इंडिया ने ब्रीच किया, तो वो बहुत सिग्निफिकेंट होगा, और उससे हमारा केस बहुत स्ट्रेंथन हो जाएगा डिप्लोमेटिकली और पॉलिटिकली वर्ल्ड बैंक के सामने। अच्छा, वर्ल्ड बैंक जो है गारंटेड इन द ट्रीटी, बट इसमें हमने कोलिशन बनानी होगी। पूरी दुनिया के जो लोअर राइपेरियन स्टेट्स हैं जो अफेक्टेड है, इराक, इजिप्ट, वियतनाम, लैटिन अमेरिका में, ये वाटर सिक्योरिटी का ये बहुत अहम इशू है आजकल। क्लाइमेट चेंज, एनवायरमेंटल लॉ, दिस इज समथिंग जो पूरी दुनिया में रेजोनेट करता है। सिक्योरिटी काउंसिल में आप ये कर सकते हैं, ICJ से आप एडवाइजरी ओपिनियन ले सकते हैं, मगर वो एडवाइजरी ओपिनियन आपने क्राफ्ट इस तरह करना है कि वो जनरल टर्म्स में हो, वो कश्मीर, इंडिया, IWT ना हो, बट इट इज फ्रेम्ड इन अ वे व्हिच इज एप्लीकेबल टू द होल वर्ल्ड एज अ क्वेश्चन ऑफ लॉ। तो ऑप्शंस बहुत हैं, मगर इसके साथ सस्टेन्ड मोमेंटम रखना होगा। अच्छा, लेकिन एक मामला जिसका भारत बार बार जो जवाब ढूंढा जाता है, और जो पिछली दफा जो पुलवामा वाला वाकया हुआ था उसके बाद भी, कि हम अपने आप को दहशतगर्दी से बचाने के लिए, या हम दहशतगर्दों के खिलाफ ये कार्रवाई कर रहे हैं। उन्होंने सॉवरेनिटी, जो ज़ाहिर बात है, अब उसकी भी वायलेशन की 2019 में जो उन्होंने की थी, और इस मरतबा भी जो इंडस वाटर ट्रीटी है, इस पे भी उन्होंने जवाब यही रखा है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी रोके तो हम जो है वो ये हम इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि दहशतगर्दी नहीं रोकी जा रही। क्या ये कानूनी तौर पर, क्या ऐसा कोई भी प्रेसिडेंट मौजूद है कि कोई ऐसा जवाब हो जिसको बुनियाद बनाकर कोई मुल्क मुआहदों के हवाले से यूनिलैटरली कोई कदम उठा ले? तो देखिए जी, इंडिया का जो ये काउंटर टेररिज्म नैरेटिव है, ये 9/11 के बाद डेवलप हुआ, और इंडिया के लिए ये बहुत अपॉर्चुन टाइम में आया था, बिकॉज इंडिया ने सेल्फ डिटर्मिनेशन मूवमेंट्स को कन्वर्ट कर दिया इनटू टेररिज्म। सिमिलर स्टेट प्रैक्टिस जो इजराइल ने किया फलस्तीनियों के खिलाफ, सो उन्होंने ये किया, और पूरे 25 सालों से ये पाकिस्तान के ऊपर ये प्रेशर उनकी स्ट्रेटेजी थी। UN सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस भी थे, प्रेशर था, अलकायदा, तालिबान, दाइश, पाकिस्तान बहुत प्रेशर में था। पिछले 7-8 सालों में पाकिस्तान बहुत रिस्पॉन्सिबल स्टेट बन चुका है। खासकर हमारी जो फैटिव एक्शन प्लान में हमने जो एक्शंस लिए, तो हमारी बड़ी इंटरनल कैपेसिटीज बड़ी स्ट्रांग हो गई है। अभी हम भी बड़े क्लियरली समझते हैं हमारे इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस रिलेटेड से। सो इंडिया का जो स्क्रिप्ट है ये पुराना होता जा रहा है, और इसलिए उसकी इतनी ट्रैक्शन नहीं हो रही, बिकॉज अभी वो मिस अप्लाई करने लग गया है और ये मिस्टेक्स करने लग गया है। इंडस वाटर ट्रीटी का कोई ताल्लुक नहीं है टेररिज्म के साथ। देयर इज नो प्रोविजन इन इंटरनेशनल लॉ कि आप
टेररिज्म को यूज करें एज ए बेसिस फॉर वो। इन्होंने आर्ग्यू किया कि ये फंडामेंटल चेंज ऑफ सर्कमस्टांस है और ये मटेरियल ब्रीच है। दोनों वियना कन्वेंशन ऑफ द लॉ ऑफ ट्रीटी के प्रिंसिपल्स हैं, दोनों इस केस में अप्लाई नहीं करते। सो ये सारी चीजों को आपने काउंटर करना है इस बार। इसलिए आप देखें कि इंडिया को वो ट्रैक्शन नहीं मिल रही जिस तरह पहले थी। हमें बहुत जरूरी है कि हम बड़े अग्रेसिवली इंडिया के टेररिज्म नैरेटिव को काउंटर करें। ठीक है, राइट। बहुत शुक्रिया जमाल अजीज साहब हमारे साथ थे, सीनियर लॉयर, इंटरनेशनल लॉ एक्सपर्ट बात कर रहे थे। प्रोग्राम में भी एक ब्रेक शामिल कर रहा हूं, वापस आ रहे हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। मुल्क की अंदरूनी सियासत से जुड़ी एक डेवलपमेंट आपके साथ शेयर करते चले। इंसदाद दहशतगर्दी की खसूसी अदालत ने 24 और 26 नवंबर एहतजाज केस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 82 कारकुनों को सजाएं सुना दी हैं। अदालत ने 24 मुकदमात में तमाम हाजिर मुल्जमान पर फर्द जुर्म भी आयद कर दी। दौरान समाअत एहतजाज करने का इकबाल जुर्म करने वाले 82 मुल्जमान को सिर्फ अरसा हवालात की सजाएं सुनाई गई। अदालत ने हुक्म दिया कि इकबाल जुर्म करने वाले 82 कारकुनों ने जितनी जेल काटी है वही अरसा कैद की सजा होगी। अरसा हवालात सजाएं 1 माह से 3 माह तक कैद दिनों में शुमार होंगी। अदालत ने किसी भी मुल्जिम को अरसा हवालात सजा के साथ किसी भी किस्म का कोई जुर्माना नहीं किया, जबकि इकबाल जुर्म से इनकार करने वाले तमाम मुल्जिमान के खिलाफ आइंदा तारीख पर गवाहान को तलब कर लिया है। अदालत ने गैर हाजिर रहने वाले 1049 मुल्जिमान की जमानतें भी खारिज कर दी हैं। जज ने 25 मुल्जिमान की जमानतें बादस गिरफ्तारी भी खारिज कर दी, जबकि शनाख्ती कार्ड ब्लॉक और अकाउंट मुंजमद करने के भी अहकामात जारी कर दिए हैं। अदालत ने मुकदमात की समाअत 7, 8 और 9 मई तक मुलतवी कर दी है, जबकि आइंदा समाअतों पर सिक्योरिटी के सख्त जो है वो अहकामात जारी किए हैं। वाज़ेह रहे कि 24 और 26 नवंबर के 15 मुकदमात डिस्ट्रिक्ट अटक और 9 जो है वो केसेस रावलपिंडी में दर्ज हैं। आज के प्रोग्राम से इतना ही। मेजबान नज़र को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।